क्रांतिवीर, तिरंगा, कोहराम, मरते दम तक, जंगबाज जैसी बड़ी बड़ी फिल्में देने के बाद अब मेहुल साहब क्या कर रहे हैं इन दिनों, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मेहुल साहब, स्वागत है सबसे पहले आपका। क्या चल रहा है ज़िंदगी में? बस शो मस्ट गो ऑन चल रहा है सब। प्लानिंग तो चल रही है, लेकिन जो हालात है आजकल के, उसमें बहुत सोच समझ के करने वाली बात है, क्योंकि हम लोग ने जिस तरह से काम किया है ना, उस तरह से अब काम नहीं होता है। आज क्या है, क्रिएटिविटी साइडवेज है। बाकी विजुअल्स, इफेक्ट, टेक्निक बहुत अच्छी है, लेकिन टेक्निक में ये सब जो मेन चीज़ है उनको साइडवेज कर दिया है, जो हम नहीं कर सकते, और इसीलिए फिल्में नहीं चल रही आज। हाँ, आजकल तो बड़ी बड़ी फिल्में फ्लॉप हो जा रही हैं। तो आप दिस रीज़न ओनली, क्योंकि क्रिएशन ख़त्म कर दिया है। ये लोग क्या समथिंग डिफरेंट की बात करते हैं, पर डिफरेंट वॉट? हमारे कल्चर वही है, हमारे संस्कार वही है, सब कुछ वही है, त्यौहार भी वही है, माँ बाप के कैरेक्टर, फैमिली, एवरीथिंग इज़ देयर। बिल्कुल। तो वो चेंज करके मतलब वो लोग विजुअल में जाते हैं। अब विजुअल में, इफेक्ट में फिल्में थोड़ी चलेगी। कहानी तो चाहिए, इमोशंस चाहिए, सेंटिमेंट्स चाहिए। बिल्कुल आज बिल्कुल। एक फिल्म में 4 म्यूज़िक डायरेक्टर होते हैं, नाम पूछो तो बोलते किसी मालूम को नहीं, मालूम नहीं है। 4 है, और एक भी गाना हिट नहीं होता है। बड़ी मुश्किल से एक आध कोई हो गया तो हो गया। तो ये हालत है। राइटर भी 4-4 है। अभी पिछली 2 बड़ी फिल्में फ्लॉप हुई थी, नाम नहीं लूँगा मैं, उसमें 4 राइटर थे। अब 4 राइटर के बाद अगर फिल्म बड़े स्टार कास्ट के साथ थी, वो नहीं चली, तो सोचो राइटरों ने क्या लिखा फिर। बिल्कुल सही बात। तिरंगा 2 की हम सुन रहे थे खबरें बीच में कि आप सीक्वल बना रहे हैं तिरंगा को लेकर। मतलब मैंने स्क्रिप्ट उस हिसाब से रेडी की हुई है, और मेरी कंपनी वालों के साथ मीटिंग भी हुई, लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पार्टनरशिप करना पड़ता है। तो मैं पार्टनरशिप के लिए इंटरेस्टेड नहीं था। मैंने उनको बोला, मैं एज ए डायरेक्टर फिल्म करूँगा, बाकी आप मैनेज करो एवरीथिंग। क्योंकि वहाँ पे क्या है, फिर इतना बड़े डिपार्टमेंट बढ़ जाते हैं। क्रिएटिव हेड आता है, क्रिएटिव डायरेक्टर आता है, कास्टिंग डायरेक्टर आता है मतलब हाँ, एवरीथिंग। सब आके मिलके चारों तरफ यस, से घेर लेते हैं। हाँ। तो मैंने बोला मैं सिर्फ डायरेक्ट करूँगा। तो उस पॉइंट पे हमारी बात रुकी हुई है। वो होगा तो ठीक है, अदरवाइज फिर जो होगा आगे देखेंगे। अच्छा, फिल्म और प्रपोजल दोनों में अगर डिफरेंस हम पूछें आपसे, तो किस तरह से ये करेंगे? देखिए, आजकल अगर देखा जाए तो फिल्में कम बन रही है, प्रपोजलें ज़्यादा बन रही है। बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ भी जब मीटिंग होती है प्रोड्यूसर की या डायरेक्टर की, तो पहले ही पूछेंगे सर आर्टिस्ट कौन है। अच्छा। तो वो प्रपोजल है। पहले कहानी सुनो, कहानी क्या है, उसके बाद कास्टिंग होती है। पहले क्या होता था, कहानी फाइनल होती थी एंड देन कास्टिंग होती थी। तो कैरेक्टर उसके मुताबिक कास्ट की जाती थी। अभी आप वहाँ पे बोलो कोई भी बड़े आर्टिस्ट का नाम लो, स्टार का नाम, ओके सर गो हेड, नो प्रॉब्लम। अब उनको कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं, उनको वो आर्टिस्ट के साथ बस फिल्म बनानी है, और फिर आप जो बनाओ बनाओ। कास्टिंग, कास्टिंग भी अगर हम देखें तो अब कितना मुश्किल हो गया है कास्टिंग, जो एक्टर हैं, बड़े हीरो हैं, और उनकी टीम को मैनेज करना, हैंडल करना। कास्टिंग का भी देखिए, पहले क्या होता था, डायरेक्टर खुद ही कास्टिंग करते थे। स्टोरी राइटर के साथ बैठ के डिसाइड होता था कि एक कैरेक्टर इस कर सकता है, ये कर सकता है, ये वो कर सकता है, ये कर सकता है। उसके बाद कास्टिंग फाइनल होती थी, और डायरेक्टर को लगे कि इस कैरेक्टर में नए आर्टिस्ट को हम ब्रेक दे सकते हैं, तो वो भी डायरेक्टर डिसीजन ले सकता था। आज नहीं है। अभी मैं तिरंगा की बात करूँ, तिरंगा में 2 बड़े स्टार, नाना पाटेकर, राजकुमार जी, उसके सामने विलन मेरे को ऐसा चाहिए था जो सकल सूरत से उसके नाम के मुताबिक गेंडा स्वामी लगे। हाँ। तो मैंने वो स्टेज का आर्टिस्ट था, मराठी स्टेज का, उसको लिया। तो मेरे को काफ़ी लोग बोले मेहुल भाई क्या कर रहे हो यार, राजकुमार और नाना के सामने नया विलन। मैं बोला मेरे को जो विलन चाहिए ना, वो कैरेक्टर वो है वो, और वो करेगा। राज साहब ने भी मेरे को पूछा मेहुल वो नया विलन ले रहे हो तुम। मैं बोला राज जी देखिए, आप मेरे विलन का नाम क्या है, गेंडा स्वामी। काला आदमी चाहिए, हाइट बॉडी चाहिए, वो सब है, वो दिखने में भी गेंडा स्वामी दिखता है। मैं बोला, और वो पिक्चर में देखिए लोगों ने एक्सेप्ट किया, उसने काम भी दिल से किया, वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट था स्टेज का। तो पहले ये होता था। आजकल ये सब डायरेक्टर के हाथ में है ही नहीं। अब कास्टिंग डायरेक्टर अपने हिसाब से करेंगे, फिर कास्टिंग टीम भी अलग है, मैनेजमेंट टीम भी अलग है, वो सब मैनेज करते हैं। तिरंगा का जिक्र किया आपने। तिरंगा तो उस समय तो ये कहा जा रहा था कि शायद ये फिल्म ही ना बन पाए, क्योंकि राजकुमार साहब एक तरफ, नाना पाटेकर साहब एक तरफ, दोनों ही बहुत ही गुस्सैल, और दोनों अपने अलग मिजाज के लिए जाने जाते हैं। वो तो मुहूर्त के दिन ही मेरे को एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने बोला था। अच्छा। हाँ, मुहूर्त के दिन ही बोलते ही, भगवान करे तेरा ये तिरंगा लहराए बोले। एक ईस्ट है, दूसरा वेस्ट है, और 6 महीने में तू प्लानिंग करता है, तो देख बोले। मैं बोला देखो, और 6 महीने में कंप्लीट हुई, रिलीज हुई, सुपर हिट भी हुई। परेशान दोनों में से किसने ज़्यादा किया, या किस तरह तालमेल था उन दोनों का आपके साथ?
देखिए राज साहब और नाना में वैसे मतलब बिगिनिंग में मेरे को कास्टिंग जब नाना को किया और नाना को जब मैंने कहानी सुनाई तो नाना ने तभी बोला, बोले मेरे देख सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, टाइटल भी मतलब बेस्ट है और इमोशंस भी है और शिवाजी राव वागले मेरा कैरेक्टर भी महाराष्ट्रन बताया तूने, तो आई एम रेडी टू वर्क, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर राज साहब इंटरफियर करेंगे ना तो मैं सेट छोड़ के चला जाऊँगा और वापस नहीं आऊँगा। अरे वाह। वो शर्त रखी उसने। हाँ। फिर उसके बाद मैंने राज साहब को फ़ोन किया जब नाना फाइनल हो गया तो मैंने बोला राज जी वो कैरेक्टर फाइनल हो गया। बोले कौन है? मैं बोला नाना पाटेकर। अरे नाना तो मेहुल सेट पे गाली गलौज करता है, मार पिटाई कर लेता है, उसको साइन किया। मैंने राज जी मैंने सारी बातें क्लियर कर ली है, स्क्रिप्ट भी उसको सुना दी सीन वाइज एंड ही इज़ एग्रीड। तो बोले और कुछ बोला हो? मेरा उसने ये बोला कि राज साहब अगर इंटरफेयर करेंगे ना तो मैं सेट छोड़ के चला जाऊंगा और वापस नहीं आऊँगा। तो बोले मेहुल मैं कहाँ तुम्हारी वहाँ इंटरफेयर करता हूँ, एक बार ओके हो गया तो ओके ही है, मेरी तो तुम्हारे साथ तीसरी फिल्म है। मैं बोला नहीं मैंने उसने जो बोला वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बोले नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बिगिनिंग में क्या थोड़े बहुत मतलब नज़दीकियाँ कम थी, लेकिन मैंने जब वो गाना किया ना पीले पीले ओ मोरे राजा दोनों का, उसके बाद राज साहब और नाना की दोस्ती काफ़ी अच्छी हो गई। मैंने तो ये भी सुना है कि नाना पाटेकर के ही इससे किसी कहीं इंटरव्यू में कि राज साहब खाना लाते थे घर से और खिलाते थे। हाँ हाँ नाना पाटेकर जो घर यस से खाना लेके जाते थे वो भी खिलाते बाद थे। में एकदम दोस्ती हो गई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो भी 6 महीने में कंप्लीट हुई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पैसों का उस समय जो स्टार्स का था, अगर आप बात कर सके तो कोई ये नहीं है, नाना पाटेकर कितने पैसे लिए थे तिरंगा के लिए? देखिए अभी मतलब वो प्राइस की बातें पुरानी करें ना तो कोई मानेगा ही नहीं। हाँ नाना पाटेकर ने उस फिल्म में 11 लाख लिए थे, सोचिए तिरंगा में। फिर क्रांतिवीर में उसने बोला कि मेरी प्राइस मिला, तेरी प्राइस तू जो बोलेगा वो। तो बोले ठीक है मैं 5 लाख ज़्यादा लूँगा। तो इस तरह से तो उस टाइम पे आर्टिस्ट लोग भी क्या एक फ्रेंडली होते थे। हाँ हाँ उनका हाँ। भी प्रोड्यूसर के साथ डायरेक्टर के साथ फैमिली रिलेशन जैसा होता था। अभी वो है ही नहीं, अभी सिर्फ धंधा बन गया है। पिक्चर आपकी चले कि नहीं चले, प्राइस की बात पहले करो। पहले पिक्चर नहीं चलती थी तो आर्टिस्ट लोग प्राइजें कम भी करते थे सेकंड पिक्चर में। अच्छा। हाँ धर्म जी के साथ जीतू जी के साथ मैंने 3-3 4-4 फिल्में की। कभी भी प्रोड्यूसर की फिल्म नहीं चलती थी तो जो भी बैलेंस पैसा होता था, लेब लेटर होता था, छोड़ देते थे। कितनी बार ऐसा किया उन्होंने। तो वो पहले था, अब वो नहीं है। अब वो नहीं है, जितना हो सके हाँ अपना ले लो, अब बाकी रिलीज़ के पहले ही मतलब सब रिलीज़। रिलीज के पहले ही ले लेते हैं। राजकुमार साहब के साथ बहुत सारी फिल्में आपने, कई फिल्में की हैं, जंगबाज आपने की है, राज साहब के तिरंगा साथ की है। 3 फिल्में की, 3 उन्होंने कोई फिल्में। डायरेक्टर के साथ नहीं की 3 फिल्में। हाँ, नाना ने भी 3 फिल्म की, कोई डायरेक्टर के साथ नहीं की। 3 फिल्में की। तो मतलब किस तरह मैनेज करना इनको आसान होता था सेट पे, या किस तरह आप किस तरह मैनेज कर लेते थे आप? देखिए राज साहब का क्या है मतलब उनको स्क्रिप्ट सीन वाइज बता दो, फिर उनको उर्दू में पूरी स्क्रिप्ट देनी पड़ती थी। हालांकि वो हाईली एजुकेटेड थे, इंग्लिश भी उतना जानते थे, वो एमए थे, वो मास्टर ऑफ आर्ट। तो उस टाइम पे भी उनको उर्दू में चाहिए क्योंकि उनके डायलॉग ज़्यादा उर्दू में आते थे, पावरफुल उर्दू बोलते थे वो। तो उर्दू में उनको मैं स्क्रिप्ट देता था और फिर स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद वो यस और नो बोल देते, उसके बाद सेट पे कोई चेंज कभी भी नहीं करते। हाँ और मैं राइटर को कभी सेट पे डायलॉग राइटर को भी नहीं बुलाता था। राज साहब का सबसे बड़ा ये है कि सेट पे जहाँ आपने डिस्कस की ने वहाँ फिर प्रॉब्लम चालू हो जाती। वो हर एक आर्टिस्ट के साथ होता है। तो सेट पे राइटर आएगा, कुछ करेक्शन करोगे आप तो एक आर्टिस्ट बोलेगा, दूसरा भी कुछ बोलेगा। तो राज साहब का वो प्रॉब्लम कभी नहीं हुआ था मेरे साथ, तीनों फिल्मों में कभी भी नहीं। और नाना? नाना के साथ भी कोई टेंशन नहीं। फिर अमित जी के साथ जब कोहराम की थी नाना के साथ, तो अमित जी के साथ भी अमित जी पहले बोले थे कि भाई मैं तो इसके साथ पहली फिल्म कर रहा हूँ, आप हैं नाना तो पाटेकर के हाँ साथ? हाँ अच्छा। मेरा सर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको मालूम है अमित जी के साथ मैंने मृत्युदाता ऑलरेडी की थी। तो मैंने जैसे पूरी स्क्रिप्ट आपको सुनाता हूँ वैसे स्क्रिप्ट नाना के पास भी है, सेट पे कोई चेंज होगा नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो भी इजीली कंप्लीट हुई और राज साहब नाना और अमित जी की दोस्ती भी काफ़ी अच्छी हो गई थी। अच्छा, इतनी बड़ी बड़ी फिल्में आपने बनाई हैं, उस टाइम बजट क्या होता था? जैसे फॉर एग्जांपल कोहराम हो या तिरंगा हो या क्रांतिवीर हो। अभी कोहराम देखिए मतलब मेरी मल्टी स्टारर फिल्म मल्टी थी। स्टारर हाँ फिल्म थी, बिल्कुल। 3-4 हीरो, जैकी श्रॉफ, कबीर बेदी, जया जी और कितने, आयशा जुल्का, मुकुल और काफ़ी आर्टिस्ट थे, डैनी साहब, कबीर बेदी, तब्बू। हाँ तब्बू। और उस टाइम पे मैं बजट बोलूँगा तो आज कोई मानेंगे ही नहीं 6.5 करोड़ में वो फिल्म बनी थी, सोचिए। तो उस टाइम पे मतलब प्राइजें आर्टिस्टों की इतनी नहीं होती थी और कोऑपरेटिव भी होते थे। अब आज तो मतलब किसी को बोलो तो 6.5 करोड़ में कोई आर्टिस्ट भी नहीं मिले आपको। फिल्में जब आप बेचते थे उस समय,
वो बेचने का अब देखिए अभी स्टूडियोज़ आ गए हैं, अब जैसे पीवीआर है या और इस तरह के आइनॉक्स है, ये सारे भी अपना रिलीज़ करते हैं फ़िल्मों को। उस समय बेचने का क्या प्रोसेस होता उस था? टाइम पे आपकी फिल्में मुहूर्त पे बिकती थी। एस्टेब्लिश प्रोड्यूसर है, सही प्रोजेक्ट है, आर्टिस्ट सब सही है, तो प्राइस फिक्स हो जाती थी। बॉम्बे ये, दिल्ली यूपी ये सब 5 सर्किट 6 सर्किट थे और ओवरसीज सेपरेट बिकता था, म्यूज़िक सेपरेट बिकता था। तो वो ईज़िली ऑन टेबल प्रोड्यूसर को प्रॉफिट देती थी। फिल्म चले तो ओवरफ्लो आता था। तो अभी तो क्या, आप कितनी भी बड़ी स्टार कास्ट की फिल्म बनाओ, आपको किसी कंपनी के साथ जॉइंट करके ही रिलीज़ करना है। ऑल इंडिया कोई खरीदता नहीं है आपकी फिल्म। तो वो सबसे बड़ा रिस्क आज की डेट में प्रोड्यूसर के लिए वही है। इसलिए देखिए, आज एक फिल्म में एक प्रोड्यूसर का नाम नहीं होता है, 4 या 5 प्रोड्यूसर होते हैं, फिर कंपनी जॉइंट होती है, रिलीज़ वो करेंगे। तो ये सारे आने के बाद सारे प्रॉब्लम आ गए। पहले ये नहीं था। पहले आपकी पिक्चर 19-20 भी जाती थी तो प्रोड्यूसर को ऑन टेबल नुकसान इतना नहीं होता था, अभी जैसे है। अभी तो मतलब 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़ कुछ भी बजट है, फिल्म नहीं चली तो नोवेयर, कुछ नहीं। क्रांतिवीर एक माइलस्टोन कह सकते हैं हम नाना पाटेकर के करियर में, वो फ़िल्म। उसका आइडिया कहाँ से आया था? उसका सब्जेक्ट जिस तरह से आपने चुना था? देखिए, मोस्टली मेरे को जितने भी आइडिया मेरी कहानियाँ पिक्चरों में आई, वो मोस्टली रियल इंसिडेंट कुछ होते, उससे इंस्पायर होकर फिर कहानी लिखते थे। तो बाबरी ध्वंस के बाद पूरा हंगामा हुआ और हिंदू मुस्लिम राइट्स वे। राइट्स हुए। तो राइट्स के हिसाब से मैंने सोचा कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो बरसों से हमारे देश में चल रहा है और ख़त्म नहीं हो रहा है। तो ऐसा कुछ सब्जेक्ट बनाया जाए कि जिसमें ये बात को हम इन्वॉल्व करें और एक अच्छा फैमिली ड्रामा भी हो साथ में, ताकि पब्लिक को इंटरेस्टिंग लगे, सिर्फ इस बात पे कहानी नहीं। तो फिर मैंने ये आइडिया पे फिल्म बनाई। तो उस पर फिर कहानी ऐसी की कि भाई एक ऐसा, ये मेरी एक कॉलेज लाइफ में एक दोस्त था। अच्छा। हाँ, वो हमेशा बातें ऐसी बड़ी-बड़ी करे जैसे नाना करता था ना हाँ, वैसे। हाँ। और उसको कुछ भी बोलो ना, मैं बोला यार तू इतनी बड़ी-बड़ी बातें करता है तो कुछ करके दिखा ना। बोले मैंने इस देश का ठेका लिया है क्या? मैं क्यों करूँ? मेरे को तो जो दिमाग में आता है वो मैं बोल देता हूँ फिर से। अच्छा। हाँ, मैं करने वाला कुछ नहीं हूँ। तो मैंने सोचा यार तेरी लाइफ पे कभी मैं फ़िल्म बनाऊँगा। तो उस टाइम पे वो कैरेक्टर मेरे दिमाग में था। और फिर जब ये राइट्स हुए तो मैंने सोचा कि अब हिंदू मुस्लिम एकता पे कोई एक ऐसी फ़िल्म बनाई जाए कि लोगों को सच्चाई नज़र आए थोड़ी। तो फिर क्रांतिवीर का आइडिया आया। फिर नाना को जब सुनाए तो नाना तो एकदम चार्ज हो गया, बोले मेहुल बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बोले करेंगे। और नाना को फिर देखो मैंने बोला कि देख इस कैरेक्टर में है ना, तेरे जितने पुराने कपड़े हैं वो मेरे को दे देना, नए कपड़े बना के मैं दूंगा और कोई आयरन नहीं होगी। और तेरे कोई पुराने चप्पल घर पे जो पहनता था वो लेके आना, वो मेरे को देना। पूरी पिक्चर में तू वही पहनेगा, क्यों खटिए पे सोता है, झोपड़पट्टी में रहता है। बीड़ी पीता है। हाँ, तो वो देखिए उस कैरेक्टर में वो आदमी इन्वॉल्व हुआ और पूरे हर सीन में नाना दिखता है। और आज भी मतलब क्रांतिवीर मतलब लेबल लगा हुआ है उसको। वो तब हुआ था जब क्रांतिवीर की ट्रायल दिलीप साहब को देखनी थी। ओके। हाँ, तो दिलीप साहब के वहाँ से मेरे को फ़ोन आया कि सर को ट्रायल देखनी है क्रांतिवीर की। तो उन्होंने खुद से देखने की इच्छा हाँ जाहिर की। हाँ, तो फिर मैंने बोला रख लेंगे कभी भी ट्रायल। तो अजंता में तभी दत्त साहब का जो थिएटर था वहाँ पे ट्रायल रखा रात को। दिलीप साहब ने पिक्चर देखी। पिक्चर देखने के बाद आपको शायद मालूम है तो वहाँ पे बाहर निकलने के टाइम पे एक मार्बल का सिटिंग था, पीछे नरगिस जी की बहुत बड़ी फ़ोटो लगी हुई। वहाँ पे दिलीप साहब बैठ गए और मैं खड़ा था। मेरे को बोलते इधर आओ, बैठो इधर। मैं बोला अभी पता नहीं क्या डायलॉग सुनाएंगे। तो मेरे को बोलते तुम्हारी फिल्म का हैंगओवर हो जाता है और क्लाइमैक्स तो कमाल का है। बोलते पीछे देखो कौन है? बोला नरगिस जी है। बोले मदर इंडिया की ट्रायल के बाद मैंने नरगिस को बोला था कि तुम अब ज़िंदगी में कितनी भी फिल्में कर ले, मदर इंडिया का लेबल लाइफ टाइम तेरे साथ रहेगा। ये नाना को बोल देना, अब कुछ भी कर ले, कितनी भी फिल्में करे, लेकिन वो क्रांतिवीर का लेबल है ना, वो एंड तक उसके साथ रहेगा। बहुत बड़ी बड़ी बात। और मेरे को हाथ मिलाया, फिर ऑल द बेस्ट बोला। और मैं निकल के फिर घर जाके नाना को फ़ोन किया, मोबाइल थे नहीं उस टाइम पे। मैंने दिलीप साहब का डायलॉग सुन ले। बोले क्या? बोले जब तक भी तू रहेगा ना, क्रांतिवीर का लेवल तेरे साथ रहेगा। तो आज भी वही है, कहीं भी लिखा हर जाता है तो मीम में। क्रांतिवीर नाना पाटेकर, बिल्कुल। क्रांतिवीर ये। और फिर फिल्म फेयर अवार्ड उसको मिला, वो दिलीप साहब के हाथों से मिला था। इत्तेफाक देखिए। हाँ। और तभी भी देखिए उसने बोला था कि मेहुल दिस इज़ फॉर यू, बोलता है। तो दिलीप साहब ने भी लुक दिया था, मैं बैठा था आगे। एंड दिलीप साहब ने भी इच्छा जाहिर की थी कि वो नाना पाटेकर के साथ काम करना चाहेंगे। लेकिन बाद में फिर क्या उनकी हेल्थ हाँ, उनकी थोड़ा सा प्रॉब्लम हेल्थ था। इशू ये हुआ। तो हाँ, इस वजह से फिर बाद में काम भी नहीं किया यस। उन्होंने। वो जो सीन्स लिखे गए थे
जैसे एक था हिंदू का खून मुसलमान का खून, एक आइकनिक सीन है, हर जगह दिखता है आपको। वो आइडिया के पीछे जानना चाहेंगे उसकी। वो मतलब सीन था न, वो ऐसा रियलिटी में था कि भाई बात तो सही है, खून तो हम लोग का सबका एक ही है, एक ही है, ऊपर वाले बिल्कुल। ने बनाए, हम सबको एक ही इंसान है, सिर्फ यहाँ आके सब अलग अलग बन गए। तो वो सीन के टाइम में मैं सोचूं, देखिए जब हम लोग चांदीवली स्टूडियो में वो झोपड़पट्टी का सेट लगाया था, शूटिंग कर रहे थे, पिन ड्रॉप साइलेंस। उस सीन पे हाँ, 500 जूनियर आर्टिस्ट थे, वरना जूनियर आर्टिस्ट कभी चुप बैठते नहीं है, मालूम है ना? वो कितने भी आपके सीन चलते रहे, उनकी बातें चलती रहती है। तो सब पिन ड्रॉप साइलेंस, और जैसा ये सीन कट किया, मैंने बोला ना, तालियां बजी। तो नाना को मैं बोला, नाना देखिए सुपर हिट सीन है फिल्म का। तो बोले, मैं बोला ये रिएक्शन है इनके, जूनियर आर्टिस्ट जब भी रिएक्शन देते हैं ना, तो समझ लेना कि ये हिट है। मैं बोला क्योंकि कोई एक आदमी बोल नहीं रहा है। और फिर वो सीन देखिए, आज भी इमोर्टल जैसा सीन है हर एक जगह पे। बहुत खूबसूरत लिखा गया था और बहुत अच्छे से निभाया भी गया था उस हाँ, सीन नाना को। ने पूरा पढ़ा भी, दुरुस्त शरीफ पूरा याद हाँ, करके देखिए। वो दुरूद शरीफ आपने याद कराया था उनको? हाँ अच्छा। हाँ, पूरी दुरूद शरीफ दुरुस्त उन्होंने पढ़ा। पढ़ी, बिल्कुल। एक सीन हम बार बार हर मीम में देखते हैं, वो खटिए पे लेटे हुए हैं और वो हंस रहे हैं। या वो सीन गजब का सीन है। बचा जा, आज वो तू मतलब अपनी वो माँ को बचा, उसके मैं आज बचाऊंगा, कल तुझे कौन बचाएगा। वो सब सीन्स यार। वो बच्चे ने भी देखिए, फिर तालियां सीटियां बजती है, वो भी पत्थर हाँ, उठा के मारता है उसको, बोलता है। हाँ। तो वही वो सीन्स का आइडिया कहाँ से आया था सर? वो सीन मतलब रियलिटी में, जैसे कभी मेरा वो जो मैंने बताया ना दोस्त था जिसका हाँ, कैरेक्टर, वो हाँ। ऐसी बातें करता था। अच्छा। अभी किसी का झगड़ा चलता, बोलते मेरा क्या लेना देना है, वो झगड़ा करे, खुद लड़। तुमको करना है तो करो, जाओ छुड़ाओ हाँ, उनको। हाँ। तो ये मतलब ऐसे थोड़े बहुत सीन थे जो मेरे को वहीं से उसके दिमाग में इधर आए थे। अच्छा। एक सीन बहुत अच्छा था, अगर तुम एक आदमी वो ट्रॉली या ठेला लेकर जा रहा है, अगर तुम हिंदू हो तो अभी वो हिंदू को सीन की मैं मुसलमान बात समझ करूँ के ना, मारो जी। तो फर्स्ट कॉपी हमारी निकल गई थी अच्छा। क्रांतिवीर की। तो उसके बाद जब मैंने ट्रायल देखा, तो फर्स्ट कॉपी के बाद फ़ौरन वो सीन आता, ये हिंदू का खून या मुसलमान का खून। तो मैंने बोला कि अगर ये सीन इंटरवल के बाद फ़ौरन स्टार्ट होगा, तो बहुत से लोग लेट आते, तो स्मोकिंग वाले, कोई नाश्ता करने वाले, तो ये सीन चला जाएगा। तो क्या करना चाहिए? तो मैंने बोला कैमरामैन को, बोला एक सीन हम ऐड करेंगे। तो ये सीन है ना, मैं और नाना जब राइट्स हुए थे ना, तो हम लोग माहिम से नाना की गाड़ी में ही आ रहे थे। अच्छा। तो ऐसे ही एक आदमी केले की ठेला लेके जा रहा था, तो नाना ने रोका, अच्छा। उसको बोला कि यार तू अभी रात को अकेला जा रहा है, कोई तेरे को मिलेगा तो मार डालेगा। तो उसने बोला कि जिसको मारना है मारे ने, मेरे को क्या है, बोलते हैं मैं तो ये कमा रहा हूँ, ये खा रहा हूँ, ये पी रहा हूँ, बोलते मेरा कोई कुछ नहीं है, बोलते। तो नाना को मैं बोला यार क्या डायलॉग मार के गया है ये, तो वो मेरे दिमाग में था तभी। अच्छा। हाँ, तो जब ये फिर मैंने सीन का सोचा ना, तो मैंने इतना ही बस एक ही डायलॉग लिखा, वो डायलॉग था, उसको घुमा के अच्छा बनाया। फिल्म सिटी में हम लोग ने शूटिंग किया, और मराठी स्टेज के वो डायरेक्टर है जिन्होंने वो रोल किया है ना, उसको मैंने बोला, मैंने सर ये देखिए, ये बोले सीन सुन के वो तैयार हो गया, बोलता मैं करूँगा। मैं बोल जी मेरे को 1 रुपया भी नहीं चाहिए, बोलते ही। अच्छा। हाँ, फिर फिल्म सिटी में हम लोग ने वो शूट किया, और कैमरामैन को मैंने बोला पहले कैमरा क्रेन पे लगाओ, आराम से अंधेरे में से एक ठेला आ रहा है अपने को, क्योंकि इसकी लेंथ चाहिए सीन की, डायलॉग कम है। तो वो मतलब आ रहे हैं, और नीचे टिल डाउन होते, इधर से 2 लोग निकलेंगे, इधर से 2-4 लोग निकलेंगे तलवार लेके, कोई छुरी लेके, और फिर उसको रोकेंगे। और उसके बाद क्लोज ट्रीटमेंट रखा था मैंने सीन में, ताकि टाइम और थोड़ा जाए। फिर वो पूछते कौन है तू, हिंदू है या मुसलमान, तो वो चुप हो जाता है, ये लोग बोलते। फिर बाद में वो बोलता है कि अगर तुम लोग हिंदू हो तो मुसलमान समझ के मार डालो, और मुसलमान हो तो हिंदू समझ के मार डालो। और पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है, वो सब हट जाते पीछे, और उसके ठेले को जाने देते हैं, और चला जाता है। और फिर बाद में नाना ने जब ट्रायल देखी ना, बोले मेहुल ये सीन तो तुमने उधर से ही कहाँ से डाल दिया? बोले बहुत अच्छा किया, और वो सीन हाईलाइट हुआ फिल्म में, सोचिए। बिल्कुल। हाँ, कितने लोगों ने मेरे बोला मेहुल जी क्या वो सीन है, बोलते। और फिर तो ऐसे रियलिटी बेस्ड जो सीन होते हैं वो हमेशा याद रहते हैं। हमेशा याद रहते हैं, बिल्कुल। क्लाइमैक्स के सीन बहुत सारे, इतने सारे जूनियर आर्टिस्ट। मैंने सुना नाना पाटेकर की तबीयत ख़राब थी, फिर भी वो आए शूट करने। फिर क्लाइमैक्स की मैं बात करूँ ना, तो क्लाइमैक्स के लिए हम लोग ने फिल्म सिटी में पूरे मतलब उसमें भी 800-900 जूनियर आर्टिस्ट थे, और वो सेट फांसी का था, वो लगाया था पूरा। तो नाना बीमार था, उसको चेस्ट में कुछ पेन हुआ था, नानावटी हॉस्पिटल में था। तो मैं नाना को मिलने भी गया हॉस्पिटल में। फिर नाना को मैं बोला नाना देख तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो हम लोग क्लाइमैक्स कैंसिल कर देते हैं। तो अब उसका तो नेचर है ना, मेरे को क्या बोलता है, मेहुल देख मेरे को पेन चेस्ट में हो रहा है, मैं मर गया ना तो तेरी पिक्चर अधूरी रहेगी। अरे मैं बोला ऐसा क्यों बोल रहा है यार? तो बोले कोई भरोसा नहीं लाइफ का।
मैं बोला नहीं कुछ नहीं होगा। तो बोले अभी तुमने जूनियर आर्टिस्ट इतने बुलाए, पैकअप करेगा तो तेरे को उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी और मेरी तबीयत कुछ भरोसा नहीं, तो एक काम कर सकता है, तो कल शूटिंग में मैं आ जाऊँ तो तू काम करेगा शूटिंग? बोला तू आएगा तो करना तेरे को है। मेरा मैं एक काम करूँगा, मैं 4 कैमरे लगवा दूंगा, तू एक ही शॉट में पूरा डायलॉग बोल दे, 1 शॉट, और दूसरा जो है एक तेरा शॉट होगा और डैनी साहब को मारता है वो, तो तेरे 2 या 3 शॉट से पूरी, और मैं ख़त्म कर दूंगा। तो बोलते तो एक शॉट में, मैंने हाँ एक शॉट में क्लाइमेक्स, क्योंकि मंच पे ही है तू, नीचे उतरना ही नहीं, बाद में आने का है, वो डैनी साहब को मारेगा तभी। तो बोले नो प्रॉब्लम, करते हैं। फिर बोलते हैं मैं आता हूँ। तो सबको मैंने बोला, सब लोग हैरान हो गए, बोले हॉस्पिटल में से? तो हॉस्पिटल में से एम्बुलेंस लेके डॉक्टर के साथ वो आया। एम्बुलेंस पे डॉक्टर के साथ गए? हाँ, तो सोचो आज कोई आर्टिस्ट करेंगे। और उसको फिर मैंने वो सीन दिया, जो एक थॉट्स 2-4 घुमा के इधर उधर के जो डायलॉग थे वो, और मैंने ये भी बोला कि देख ना इसमें तेरे को एक्सटेम्पो में कोई भी डायलॉग तू इसके मुताबिक ऐड कर सकता है ना, तो तू कर लेना। हाँ, मेरे को कोई, लेकिन 1 शॉट अपने को लेना है। तो मैंने 4 कैमरे मंगवाए थे, एक क्रेन पे रखा था, एक ट्रॉली पे, और एक मिड शॉट और एक लॉन्ग शॉट, ऐसे करके क्लोजअप में था एक। तो बोले रेडी, मेरे को तू आधा घंटा दे, मैं याद कर लेता हूँ पूरा, और उसके बाद टेक करते हैं। और वो मेकअप रूम में बैठ के उसने आधा घंटा पूरा सीन वो करके आया, फिर किया मैंने, और 1 शॉट में उसने दिया। आज मैं किसी को बोलूँ कि क्रांतिवीर का क्लाइमैक्स एक शॉट में, तो कोई मानेगा नहीं। और वो यादगार, उसमें उसने 1-2 लाइन जो थी वो खुद एक्सटेम्पो में बोल दिया था, वो जो गले में वो डाल देता है ना। हाँ वो, अच्छा, गले में जो डालने का वो खुद से अच्छा, फ्लो में। हाँ अच्छा एक्सटेम्पो लगा। में, हाँ एक्सटेम्पो में। हाँ बिल्कुल, हमेशा बात होती है इन सब की, डैनी साहब की बात पिक्चर में कई बार नहीं होती है, क्रांतिवीर में भी, हालांकि उन्होंने बहुत बढ़िया किरदार निभाया था। डैनी साहब के साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशन थे, उन्होंने जितने भी पिक्चरें मेरे साथ की, और मतलब दिल से काम करते थे। और उनका मतलब एक किस्सा मैं सुना आपको, कि जब मैंने पहली फिल्म की थी ना, तो नाम बताते चलिए हाँ, दर्शकों को हमारे। डैनी साहब के साथ जंगबाज, राज साहब के साथ, मरते दम तक नहीं, जंगबाज पहली फिल्म थी। उसके बाद फिर क्या, फिर मेरी खुद की फिल्म जब कास्टिंग के लिए मैंने उनको बोला, तो डैनी साहब के सेक्रेटरी ने बोला कि मेहुल जी वो इतना पैसा लेते हैं, 15-20 दिन का काम होता है, तो 10 लाख रुपया, 8 लाख रुपया, ऐसे मतलब 8-10 के अंदर की प्राइस होती थी उनकी। तो मैं बोला यार मेरा तो काम इतने दिन का है ही नहीं, 20-25 दिन वो देते हैं विलन के, मेरा तो काम है 10-12 दिन का बने, तो उसको पर डे डिवाइड कर डालो। तो उसका सेक्रेटरी क्या बोलता है, मैं नहीं बोल सकता हूँ, आप डैनी साहब से बात करो बोलते। तो मैंने डैनी साहब को बात किया, मैंने डैनी साहब देखिए, मेरा जितने दिन का काम मैं आर्टिस्ट को बोलता हूँ ना, उतने दिन में ख़त्म करता हूँ। बोले वो आप करते हो? मैंने हाँ, आप मेरे साथ पहली फिल्म कर दी थी, आपको मालूम है, मैंने आपको बोला था 12 दिन, तो 12 दिन में ख़त्म किया था। ये मेरा होम प्रोडक्शन है, तो मैंने आपकी जो प्राइस है ना, 12 लाख है, 10 लाख है, जो भी प्राइस फाइनल होती है, उसको आप 12 दिन में डिवाइड कर दो, और आपको डेली पैसा चाहिए तो मैं डेली दूंगा, पर डे। हाँ, और उस हिसाब से काम कर। बोले एक्स्ट्रा कोई दिन निकलेंगे तो मैं बोला एक्स्ट्रा पैसा देंगे, निकलेंगे तो, लेकिन निकलेगा नहीं। और बाद में सोचो उनकी ग्रेटनेस, उन्होंने किया काम, और बोलते ये आपकी स्टाइल मेरे को मालूम है इसलिए मैं कर रहा हूँ, बोलता है, वरना लोग 10 दिन का बोलते, 20 दिन तक काम करते रहते, बोलते मतलब मेरा ऐसा नहीं होगा सर। और उन्होंने काम किया, फिर मैं डेली एक दिन बोला ना वैसा, तो बोले नहीं सर डेली नहीं चाहिए, मेरा काम खत्म होगा ना फिर मेरे को दे दे, रिलीज पे मत रखना बैलेंस। अच्छा, तो वैसे ही उन्होंने किया। फिर दूसरी फिल्म में भी जैसे कहानी सुनाई, तो मेरे कोहराम के टाइम पे बोलते कितने दिन का काम है। अच्छा। खुद ही बोलते। तो वो सब आर्टिस्ट अगर आज भी देखिए उनके, मेरे को मतलब हर त्यौहार पे, हर उस पे, बर्थडे पे, विश, एवरी मोबाइल पे आते रहते मैसेज। अमित जी, नाना, डैनी साहब, राज बब्बर, प्रेम चोपड़ा, शक्ति कपूर, ये सब पुराने लोगों में क्या था कि एक इन्वॉल्वमेंट होता था डायरेक्टर के साथ, फ्रेंडली रिलेशन भी होते थे। अब वो सारी चीज़ें नहीं है, अभी सिर्फ बिजनेस रिलेशन। अमित जी के साथ पहली बार उनके साथ आप काम कर रहे थे ना, अमित जी के साथ? अमित जी के साथ, तो अमित जी के साथ देखिए, अमित जी ने मेरी 3 फिल्मों के मुहूर्त किए थे। अच्छा। हाँ, और मंजी ने अमित जी की पहचान करवाई थी मेरी लव मैरिज फिल्म का मुहूर्त। हाँ। मंजी ने शॉट डायरेक्ट किया था, अमित जी ने क्लिप दिया था। अनिल कपूर, मीनाक्षी शेषाद्री, लव मैरिज मेरी हिंदी फिल्म थी। तो उस टाइम पे मंजी ने मेरी पहचान कराई थी कि ये गुजरात का मनमोहन देसाई है। अच्छा। तो तब से अमित जी की मेरे अच्छे मतलब पहचान थी। और उसके बाद जब भी कोई फिल्म का मुहूर्त करना है तो अमित जी आते थे, कभी ना नहीं बोलते थे। फिर उसके बाद आंसू बने अंगारे, माधुरी की जो फिल्म थी, हाँ उसका मुहूर्त किया उन्होंने। फिर सुजीत कुमार की फिल्म आसमान से ऊंचा, उसका मुहूर्त किया। तो अमित जी के साथ एक अच्छे
पहचान थी, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि अमित जी कमबैक फिल्म जब डिसाइड करेंगे तो मेरे साथ करेंगे। तो वो मेरी लाइफ का एक यादगार इंसिडेंट है, क्योंकि राज साहब ने भी 5 साल के बाद जब कमबैक किया तो मरते दम तक से किया, और अमित जी ने भी 5 साल के बाद जब कमबैक किया तो मृत्युदाता से किया। वो उनकी होम प्रोडक्शन थी, मैंने रिटर्न एंड डायरेक्टेड बाई थी मेरी, और वो फिल्म ऐसे की। तो अमित जी मतलब वो भी मतलब डाउन टू अर्थ इंसान, और मतलब सरेंडर टू डायरेक्टर। सेट पे उनका कभी कोई टेंशन नहीं, कोई कॉस्ट्यूम में कुछ वो नहीं, कभी भी जो डायरेक्टर बोलेंगे वही वो करते थे। तो आज भी मतलब इतनी हाइट पे है ना, उनके प्लस पॉइंट इतने हैं कि आज इस एज में कोई आर्टिस्ट नहीं, उनके आगे वाले भी नहीं है, पीछे वाले भी नहीं है, वो बिल्कुल। आज भी चल रहा है। बिल्कुल। तो मृत्युदाता के लिए उन्होंने खुद से अप्रोच किया था, उनका प्रोडक्शन था आपको या? हाँ। अच्छा। तो उस टाइम पे भी मतलब मृत्युदाता के टाइम पे क्या हुआ था कि मैंने कभी सोचा नहीं था, तो मेरे को अमित जी एक बार मतलब आमिर खान की फिल्म की रंगीला का अच्छा। म्यूज़िक लॉन्च था, तभी वो आए थे, मैं भी था। तो वहाँ पे मेरे को मिले, तो मैं साइड में खड़ा था, बोले सर साइड में, मैं बोला सब आप है तो हम लोग साइड में ही खड़े रहेंगे। अच्छा। तो फिर मेरे को वहाँ पे उन्होंने ऐसे ही मजाक, जैसे आर्टिस्ट लोग बोले सर आपके पास कोई गर्मा गर्म स्क्रिप्ट है? तो मैं बोला किसके लिए? बोलते मेरे लिए। और किसके लिए? अच्छा, अमित जी ने पूछा। हाँ। हाँ। तो मैं बोला है सर। तो बोले ठीक है। तो मैंने सीरियस बात नहीं ली, मैं बोला अभी पार्टी में ऐसी बातें होती रहती है। तो दूसरे दिन शीतल जी का फ़ोन आ गया मेरे को, बोले मेहुल जी वो कल सर ने आपसे कुछ बात की, स्क्रिप्ट की। मैं बोला हाँ है, स्क्रिप्ट कंप्लीट है। तो बोले सुना सकते हो? तो बोला आप पूछ लो। और उस टाइम पे तो आर्टिस्ट लोग खुद स्क्रिप्ट सुनते थे, ईमेल वीमेल कुछ नहीं था उस टाइम पे, बिजनेस मैनेजर सेक्रेटरी भी कभी स्क्रिप्ट नहीं सुनते थे। तो मैंने फ़ोन दूसरे दिन अमित जी के वहाँ से फ़ोन आया शीतल जी का, बोले कल आप प्रतीक्षा में 11 बजे आ जाओ, स्क्रिप्ट सुनाओ। तो मैंने स्क्रिप्ट सुनाई, स्क्रिप्ट सुनने के बाद ही एग्रीड, बोले आपकी प्राइस की जो भी बात है वो कंपनी वाले कर लेंगे आपके साथ, हमारी एबीसीएल उनकी कंपनी थी, वो सारी बातें हो गई। और उसके बाद फिर सोचे, एक बार मेरे को बोले कि सर देखिए मैं 1 महीने के लिए आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूँ, तो आपको मैंने साइन किया है ना, वो बात मेरे आने तक बंद रखना, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। मतलब सर नहीं होगी बात। फिर उसके बाद क्या हुआ, अमित जी वापस आए, तो आने के बाद मेरे को फ़ोन किया, बोलते सर कोई पेपर में न्यूज़ नहीं है, कहीं कहीं भी ऐसा नहीं है कि मेहुल कुमार को साइन किया है। लोग मेरे को मिल के जाते थे तो न्यूज़ आ जाता था, बोले फाइनल भी नहीं होता था तो न्यूज़ आता था। मैं बोला सर आपको एक बात बताऊं? बोले क्या? बोले आपका जो साइनिंग अमाउंट का चेक मिला है ना, वो मैंने बैंक में नहीं डाला है। क्या बात करे हो, क्यों नहीं डाला? मैं अकाउंटेंट को देता, वो पूछता ना किसका चेक है, हाँ। तो आपका साइनिंग अमाउंट वो तो कहीं बोलता ना। बोले अभी मेरे को कुछ नहीं बोलना है, अभी मैं आ गया हूँ, हम लोग मुहूर्त करेंगे, शूटिंग स्टार्ट करेंगे। एंड वो फिल्म स्टार्ट हुई और वो भी 6 महीने में कंप्लीट। बहुत अच्छा म्यूजिक था और अच्छी फिल्म थी मृत्युदाता भी। हाँ, उसमें वो नाना नाना अरे ना ना ना। गुजरात का मनमोहन देसाई है। हकीकत बताऊं तो ये मैं भी नहीं जानता था, ये आज मैं जान रहा हूँ। थोड़ा सा उसके बारे में बताइए ना सर। गुजराती में मतलब मैंने जितनी फिल्में की, मतलब ट्रेंड सेटर फिल्में हुई और सुपरहिट फिल्में हुई। जैसे पहली फिल्म में ताहिर साहब ने मेरे को ब्रेक दिया था, जन्म जन्म ना साथी, हिंदी में फिर जन्म लेंगे हम थी। और वो फिल्म में हीरो को पैंट शर्ट पहली बार गुजराती फिल्मों में पहनाने को मिला। और म्यूज़िक बप्पी लहरी का था, रफ़ी साहब लता जी के गाने थे, म्यूज़िकली सुपर हिट फिल्म। गुजराती फिल्म में? हाँ, रफ़ी साहब ने बहुत गाए, लता जी ने भी मेरी कितनी फिल्मों पे गुजराती गाने गाए। लता जी, उनके जो लास्ट इंटरव्यू था उसमें वो सोचो बोले कि मैंने मेहुल कुमार की कितनी गुजराती फिल्मों में गाने गाए। तो ये कितनी बड़ी बात होती है कि इतने बड़े लोग अपने को। और रफ़ी साहब का भी एक रिकॉर्ड ब्रेक है गुजराती फिल्म का, वो ये है कि रफ़ी साहब रमज़ान महीने में गाने नहीं गाते थे। अच्छा। हाँ, तो मेरी गुजराती फिल्म थी एक राजपूतानी, उसका मुहूर्त था, प्रोडक्शन मेरा होम प्रोडक्शन थी। तो मैंने रफ़ी साहब को ऐसे ही फ़ोन किया, ना रफ़ी साहब एक रमज़ान महीना चल रहा है, आप गाने नहीं गाओगे, लेकिन मैं मुहूर्त कर रहा हूँ मेरी फिल्म का रिकॉर्डिंग से, तो मैं चाहता हूँ मुहूर्त आपसे होए। बोले तुम रिकॉर्ड मेरा ब्रेक करवाना चाहते हो? मैंने नहीं, मुहूर्त शॉट आप और अनुराधा डुएट सॉन्ग है मेरा। तो बोले एक काम करो, अनुराधा पौडवाल। हाँ एक काम करो, बोलते हैं 6 बजे 7 बजे के बाद, रोज़ा खुलने के बाद मैं आऊँगा, नाइट शिफ्ट रखो बोलते, फिर मैं गाना करूँगा, तुम्हारा है तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। तो मैंने बॉम्बे तभी लेबोरेटरी में वहाँ पे स्टूडियो था, बॉम्बे लैब, तो मैंने वहाँ पे बुकिंग करवाया, तो मानने को ही तैयार नहीं। बोले रमज़ान महीने में रफ़ी साहब कैसे गाएंगे? वो रिकॉर्ड बोलता है, बोला रफ़ी साहब गाएंगे, शाम को रखना है अपने को 8 बजे के बाद, 8 से रात के 2 बजे तक 3 बजे तक, रफ़ी साहब ने बोला है।
तो बोले ठीक है नो प्रॉब्लम। तो पूरी लेबोरेटरी में हंगामा था कि रफ़ी साहब आज पहली बार रिकॉर्ड ब्रेक करें, और वो गाना गाया और गाना सुपर हिट था वो गुजराती का। उसके बाद तो काफ़ी गुजराती फिल्मों में रफ़ी साहब ने मेरे साथ गाने गाए। लेकिन उस टाइम पे देखिए सिंगरों का भी इतना इन्वॉल्वमेंट होता था। रफ़ी साहब गाना गाने के बाद, ख़त्म होने के बाद पूरा सुनते थे। फिर मेरे को पूछते थे, मेहुल भाई देख लो कहीं मैंने रॉन्ग गुजराती तो नहीं बोला है, नहीं तो अच्छा। लोग बोलेंगे कि गुजराती आती नहीं है और गाने गाते हैं। तो ये सिंगरों का इन्वॉल्वमेंट था, तब आज उनके गाने याद रखते लोग। आज तो मतलब एक एक लाइन गा के चले जाते, कोई मालूम नहीं कुछ। बिल्कुल, ये बड़ी बात है। हाँ, सही। पूरा गाना सुनने के बाद वैसा। वही लता जी का भी वैसा था, पूरा गाना सुनते थे वो लोग, तभी वो मतलब इन्वॉल्वमेंट उसका होता था, इमोशन सेंटिमेंट गाने में भी पूरा। और कौन गा रहा है, रफ़ी साहब तो पहले पूछते थे, हिंदी में जब गाने गाते थे ना, पहले हीरो का नाम पूछते थे, कौन है इसमें हीरो ये गाने में, बोले धर्म जी, तो पूरी धर्म जी की आवाज़, गोविंदा तो गोविंदा, जीतू जी तो जीतू जी, मतलब अब देखो सारे गाने ऐसे ही। बिल्कुल, और वाक़ई वो जिस आर्टिस्ट के लिए गाना गाते थे, वो आज भी लगता है कि ये आर्टिस्ट ही गा रहा है, ये उनकी बात थी। सर, तिरंगा पे वापस चलते हैं। तिरंगा के भी कई सीन्स बहुत ही आइकॉनिक रहे हैं। थोड़ा-सा अगर उस पे अगर कुछ बात करें। क्लाइमैक्स में ख़ास तौर से वो फ्यूज़ कंडक्टर, मतलब ये क्लाइमैक्सिंग हम लोग जब शूटिंग कर रहे थे ना फिल्म सिटी में, वो सेट लगाया था मिसाइल्स का ने, तो वो मतलब राज साहब का क्लोजअप ले रहे थे मैं, जिसमें राज साहब वो बोलते कि अगर तुमने हमारे रुमाल को भी छुआ होता तो जल कर राख हो जाते। वो पाइप फेंकता था, तो नाना हंस रहा था, बैठा था वो उधर। तो शॉर्ट ओके होने के बाद मैं गया तो बोलते मेहुल यार रुमाल फेंका और बोलते जल कर राख हो जाते। पहले ना ये डायलॉग राज साहब बोल रहे, और कोई आर्टिस्ट होता ना तो मैं ये डायलॉग रखता ही नहीं। मैं बोला, और मैं बोला तेरे को ये डायलॉग के रिएक्शन देखने हैं ना, तो ये पिक्चर तू स्क्रीन में, जब हम लोग थिएटर में रिलीज़ होती है, मैं फर्स्ट शो हमेशा देखता था मेरी फिल्म, तो तू, मैं बोला मेरे साथ फिल्म देखने आना, फिर राज साहब के जितने डायलॉग हैं ना उसके क्या रिएक्शन पब्लिक के, वो तू देख लेना। तो नाना उस टाइम पे मतलब फर्स्ट बार पहली बार पिक्चर देखने भी आया, और उसने मतलब राज साहब के एक डायलॉग में वो बोलता है यार हद है, मतलब देख ले, मतलब सीटियाँ और तालियाँ। और वो उनका राज साहब का वो डायलॉग है ना, न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से, तो मतलब एक लड़का आगे बैठा था, उसने पूरा शर्ट निकाला और उछाला हवा में, बोल बोल तुझे बोलने का अधिकार है। अब ये रिएक्शन होते थे। तो मतलब राज साहब को अनबिलीवेबल डायरेक्ट दोगे तो ही पब्लिक सीटियाँ बजाती, तालियाँ बजाती। सिंपल कैरेक्टर में राज साहब को डायलॉग दोगे तो कोई लाइक नहीं करेगा। राज साहब का जिस तरह से ऑरा हम देखते हैं फिल्मों में, मतलब उनकी चाल ढाल, उनकी बातचीत करने का अंदाज, वो रियल लाइफ में भी वैसे ही जानी हम, वो इसी तरह से करते थे नहीं, क्या? रियल लाइफ में मतलब राज साहब का देखिए, जिनके साथ दोस्ती हो जाती थी ना, उनके साथ बहुत क्लोज रिलेशन भी होते थे। यह नहीं था कि मतलब उनका, अभी देखिए मतलब जब मेरी लड़की शमीम की शादी हुई, राज साहब कभी मैरिज में नहीं जाते थे किसी के, फिल्म लाइन के रिकॉर्ड किया उन्होंने, तो बोले वो मेरी बेटी है, और राज साहब के ड्रेस भी उसने बनाए थे, और मेहुल में आऊँगा बोलते मैरिज में। तो आपकी बेटी की शादी में आए हाँ, थे? तो प्रेस वाले सब बोलते राज साहब मैरिज में मेहुल भाई कभी आते हैं, मतलब तुम लोग देखो आएंगे तो फ़ोटो खींचना, नहीं आएंगे तो मत खींचना। और राज साहब पूरू को लेके आए थे मैरिज में, और उसको मतलब पूरा गोल्ड का चेन दिया और फ़ोटो भी खिंचवाई सबके साथ। ये वो बोलते मेहुल ये मेरा रिकॉर्ड है, ये मेरी बेटी की शादी है इसलिए मैं आया हूँ। तो रिलेशन भी जिनके साथ रखते थे वो था। अभी एक मेरे को राज साहब का सीन लाइफ टाइम याद रहेगा कि जब हम लोग राज साहब का वो मरते दम तक में शमशान यात्रा का जो कर रहे थे, फरियाज होटल में उनका घर बताया था, तो टेम्पो पूरा सजाया हुआ था, पब्लिक भी, जूनियर आर्टिस्ट भी उस दिन बहुत बुलाए थे, और राज साहब को उधर सुला के मतलब शमशान यात्रा शुरू होने वाली थी। तो मैं नीचे खड़ा था, तो मेरे को बोले मेहुल ऊपर आ जाओ। तो मैं बोला पता नहीं अब मेरे को कहीं के लिए बुला रहे हैं। तो मैं गया ऊपर, तो वो जो प्रोडक्शन वाला लड़का जो खड़ा था हार लेके, उसको बोलते हार दे दो मेहुल को। बोलते मेहुल हार तुम मुझे पहना दो, जाऊँगा नहीं तो ये मौका नहीं मिलेगा। तो मैं बोला राज साहब आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो वो तभी मैंने इतना सीरियस नहीं लिया, और मेरे को वो रियलाइज़ तब हुआ जब राज साहब की डेथ हुई। तो हम लोग तभी उस दिन महबूब स्टूडियो में मृत्युदाता की शूटिंग कर रहे थे, अमित जी, डिम्पल जी सब थे आर्टिस्ट, और वहाँ उनके घर से मेरे को फ़ोन आया कि राज साहब का इंतकाल हो गया है, तो आपको फ़ोन करने को बोला, तो हम लोग कर रहे हैं इस पर। तो मेरा अंतिम यात्रा के कभी है? तो बोले नहीं सब कुछ हो गया है, अभी सिर्फ थोड़े बहुत लोगों को घर पे बुलाने को उन्होंने बोला था, तो आपको फ़ोन कर रहे हैं। सोचिए, तो मैं अमित जी को बोला, अमित जी बोले सर आप, मैं बोला सर मेरे को जाना पड़ेगा। तो पैकअप किया, और मैं जब घर पे गया तो तभी मैंने भाभी जी से बात की उनकी,
बोला मेरे को मरते दम तक पे जब मतलब शमशान यात्रा का था तभी मेरे को ऊपर बुला के उन्होंने हार पहनाने को बोला कि जब जाऊंगा तो ये मौका नहीं मिलेगा। तभी मेरे को उन्होंने बताया कि नहीं, वो क्या बोलते थे कि फिल्म इंडस्ट्री में मौत को तमाशा बनाते बोलते, वो नहीं होना चाहिए। कोई आदमी मरता है तो उसकी फैमिली की एकदम हमदर्दी के साथ उसकी अंतिम विधि होनी चाहिए। अब यहाँ तो क्या है बोलते, सब वाइट कपड़े काले गॉगल्स पहन के आ जाएंगे, प्रेस वाले आएंगे, फ़ोटो खींचेंगे और पब्लिक देखेगी कौन आया है, बोलते वो आ जा रहा है, ये वो जा रही है। जो मर गया है उसके लिए हमदर्दी नहीं होगी। तो उन्होंने ना बोला था और बोलते मेरे मरने के बाद सिर्फ मेरे क्लोज जितने दोस्त लोग हैं उनको बुलाना बस। तो वो घर पे बुलाया गया था घर और पे अंतिम संस्कार पहले ही कर दिया कर गया दिया था। सोचिए, तो किसी आज को भी बताया नहीं? सस्पेंस है कि राज साहब को कौन सी उस पे अग्नि संस्कार किया, कहाँ पे, कुछ नहीं। आज भी सस्पेंस है ना किसी को। तो वो राज साहब का वो सर्टेन चीज़ें थी उनकी, वो बात सही थी उनकी। तो मेरे को वो सीन हमेशा याद रहेगा राज साहब का। मैं बोला कि वैसे तो मौका नहीं मिला लेकिन ऐसे करा। गोविंदा ने भी अपने शुरुआती दिनों में उनके आपने काम किया उनके साथ। गोविंदा ने मेरे साथ मरते दम तक उस टाइम पे, मरते और दम तक। सुपर डुपर हिट, उसके बाद जंगबाज, फिर जंगबाज। आसमान से ऊंचा, हाँ। 3 फिल्में की। कैसा था उस समय गोविंदा का दौर जब आप काम कर रहे थे? गोविंदा एज ए पर्सन, गोविंदा एज एक्टर किस तरह से इन्वॉल्व? मतलब गोविंदा देखिए, मतलब उसने, मैं उसको बोलूँ ना कि वो ऑलराउंडर आर्टिस्ट, लेकिन वो नेचर की वजह से आउट हुआ। अगर उसको डांस करवाओ, बेस्ट डांस करता था, इमोशनल सीन करवाओ उतने अच्छे करता था, कॉमेडी करवाओ, कॉमेडी में भी मास्टर होता था। मैं उसको बोला भी था कि तू ऑलराउंडर है गोविंदा, लेकिन तू टाइम और ये सब चीज़ें ज्योतिष शास्त्र में है ना, उसको छोड़ के परफेक्ट टाइमिंग में देख, तो तू, मैं बोला 100% तेरी जितनी भी इच्छा है वो पूरी हो जाएगी मैंने। लेकिन वो नेचर फिर चेंज उसका हुआ नहीं फिर, वरना वो आर्टिस्ट तो डाउन टू अर्थ, कोई प्रॉब्लम नहीं उसका, सेट पे कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, कभी भी नहीं। और जब सुधरे तब तक दिन अच्छे निकल चुके थे। हाँ आप तो सुनते हैं कि काफ़ी सुधर गए, टाइम पे आते हाँ, हैं, लेकिन और अभी क्या अभी कुछ। हाँ, बिल्कुल। हीरोइनों के साथ सर आपका कौन सी हीरोइन के साथ सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा है काम करने का? हीरोइनों के साथ तो सबके साथ मैंने काम किया। देखिए, शबाना जी के साथ अनोखा बंधन की थी, सिल्वर जुबली फिल्म। शबाना जी ने भी अभी उनके एक इंटरव्यू में बोला कि मेहुल कुमार के साथ जब मैंने अनोखा बंधन की तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि देखिए आप मीडियम फैमिली की है, एक मिडिल क्लास हाउस में रह रही है, तो आप घर के कपड़े पहनेंगे बोलते। और उन्होंने भी पूरी फिल्म में घर के कपड़े पहने थे। अच्छा। हाँ, तो इन्वॉल्वमेंट उनका, मतलब उनका भी देखिए आज भी शबाना जी के साथ मतलब मैसेज, ईद पे, त्योहारों पे, ये सब बातें होती रहती है। फिर उसके बाद मेरे साथ माधुरी ने फिल्म की, माधुरी के साथ भी मेरी फिल्म थी, लेकिन माधुरी की रिलेशन हमारे साथ बहुत अच्छे। घर पे खाना खाने भी वो आती थी, कभी बिरयानी खानी है तो फ़ोन कर देती, वाइफ को बोल देती मैं कल आने वाली हूँ, बिरयानी बनाओ। डिम्पल जी के साथ भी इतने अच्छे रिलेशन, वो भी घर पे आना जाना खाना खाने का होता था। तो बाकी तो सब आर्टिस्टों के साथ किया। ममता को तो मैंने ब्रेक दिया था, ममता कुलकर्णी या को। आयशा जुल्का को मैंने ब्रेक दिया था। ये बात सही है कि आपका आर्टिस्ट के साथ रिलेशन बहुत अच्छा रहा है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो जिनको आप जितना बुरा भी कह दें या जितना अकड़ू कह दें, उनके भी रिलेशन ये कैसे मेंटेन करते थे आप? मतलब ये लोगों को जानना चाहिए, आज के लोगों को। मतलब क्या है, देखिए आज एक आर्टिस्ट की स्टाइल आपको मालूम होवे, उस हिसाब के कैरेक्टर आप प्रेजेंट करो तो डेफिनेट आर्टिस्ट आपके साथ करे। और सबसे बड़ा क्या है मालूम, मेरा ये था कि मैं सेट की कभी कोई चेंज नहीं करता था, न राइटर को बुलाना, न सेट पे कुछ मतलब ये सोचा और ये करेंगे नहीं, अभी ऐसा कर लेते हैं, ये नहीं। जो आपको सुनाया था वही मतलब मैं शूटिंग करता था, तो कभी कोई टेंशन नहीं होता था। मालूम है कि यहाँ कुछ नहीं होगा। अभी शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने मेरे साथ एक ही फिल्म की थी, नाइंसाफ़ी, उन्होंने भी एक रिकॉर्ड ब्रेक किया था। मेरे को एक सनराइज़ के साथ उनकी एंट्री लेनी थी, तो उस टाइम पे तो सनराइज़ मतलब सनराइज़ पे ही करना पड़ता था, स्पेशल इफेक्ट तो थे नहीं। सनसेट हो तो सनसेट पे करो। तो मैंने एक दिन सिन्हा साहब को बोला, सिन्हा साहब ऐसा ऐसा है। बोलता है सनराइज़ पे तो मैं उठता भी नहीं हूँ बोलते। मैं बोला उठते तो हम भी नहीं है, लेकिन सनराइज़ का शॉट लेना है तो उठना पड़ेगा, तो मैं चाहता हूँ आप एक रिकॉर्ड ब्रेक कर डालो। और उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया। फिल्म सिटी में आए और कोई मानने को तैयार नहीं था। बोले मैं बोला शायद सनसेट के टाइम पे आ जाएंगे बोलते, सनराइज पे तो नहीं आएंगे। और वो आए, शूट किया। तो मतलब आर्टिस्ट को कन्विंस करो सही ढंग से, तो मतलब आर्टिस्ट लोग भी मतलब मोस्टली सिन्हा साहब भी यही बोले कि मैं राइट टाइम पे आता हूँ, नहीं आता हूँ ऐसा नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम सेट पे आ जाते हैं, डायरेक्टर राइटर के साथ बैठ के डिस्कस करें 2-3 घंटे तक कुछ होता ही नहीं। तो इसलिए हम लोग फिर आराम से 1 घंटा 1.5 घंटा में लेट डिस्कस आता कर लो फिर। हाँ। ताकि सीन फाइनल हो जाए, सब कुछ हो जाए।
मेरा मेरा तो सेट पे कभी कोई राइटर का के कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं। शत्रुघ्न सिन्हा साहब का उस समय जो ऑरा हुआ करता था, उनका भी अपना एक अलग स्टाइल था, अलग अंदाज था और हर चीज़ में। यस, थोड़ा सा अगर उसके बारे में बताएं, आप मतलब फिल्म में कैसे एडजस्ट हुए वो? मेरे साथ तो मतलब वो भी फिल्म मैंने 6 महीने में ही कंप्लीट की थी, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। अभी ये रिकॉर्ड ब्रेक भी उन्होंने किया था और फिर मैं उस हिसाब से काम रखता था कि सिन्हा साहब का शॉट है, उनके पहले अगर कंबाइन शॉट है तो बाकी के आर्टिस्ट के शॉट पहले ले लेता था। वो आधा घंटा पौना घंटा लेट भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो एडजस्टमेंट अगर हम लोग कर सकते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम होती नहीं। तो उनको मालूम था कि मैं आधा पौना घंटा लेट आऊँगा तो मेरे तो उनके बिना का जो कभी भी शॉट्स होते थे वो मैं पहले ले लेता, कंबाइन शॉट उनके आने के बाद, तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब चतुराई से आप निकाल लेते थे, उनके लेट देरी से आने को भी मैनेज कर लेते थे आप। हम कहें, आप बहुत सारी आपने फिल्में बनाई हैं, बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं जो दिल के करीब है। वैसे तो सभी आपकी हैं तो सभी करीब होंगी, लेकिन होता ना यार, इसको बना के मैं हमेशा एक फ़ख्र महसूस करता हूँ देखिए, या मैंने टोटल गुजराती में 18 फिल्में बनाई, हिंदी में 19 फिल्में बनाई, लेकिन मेरी लाइफ की यादगार फिल्में बोली जाए तो तिरंगा, क्रांतिवीर, कोहराम और जागो भी, मतलब चाइल्ड रेप पे हाँ, इतनी जागो। अच्छी फिल्म। लेकिन ये 3 फिल्में ऐसी हैं ना कि मेरे जाने के बाद भी लोग मुझे याद करेंगे। मैं कितनी बार मेरे असिस्टेंटों को भी बोलता था कि देखिए, हम जिस लाइन में आए हैं वो लाइन में कुछ ऐसा करके जाओ कि तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुमको याद करें। तो ऐसी 2-3 फिल्में मेरी है कि मेरे को लोग याद करेंगे। अब मैं बोलूँ ना, कहीं भी जाओ तो मेरे को पहचान की ज़रूरत नहीं होती है, सामने से। अभी एयरपोर्ट पे कभी मैं जाता हूँ, जैसे देखेंगे, अरे मेहुल कुमार, तिरंगा क्रांतिवीर, पुलिस वाले भी सैल्यूट मारेंगे। अच्छा, तो कितना मतलब अपने को लगता है कि बिल्कुल फ़ख्र की बात आती है ना। लोग पहचानते हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब लाइफ में आती। तिरंगा का टाइटल कैसे डिसाइड हुआ था? तिरंगा जब मतलब बनाने की प्लान कोई थी तो मेरे दिमाग में था कि मतलब ऐसा कुछ बनाए कि मतलब तभी पाकिस्तान इंडिया के प्रॉब्लम चल रहे थे और वो लोग चाहते थे कि हम तिरंगा 15 अगस्त को लहराने नहीं देंगे, ऐसा एक न्यूज़ आ गया था पेपरों में। तो अच्छा। मैंने सोचा चलो इसी पॉइंट पे फिल्म बनाई जाए कि भाई वो लोग ने अनाउंस किया है कि हम अगली 15 अगस्त को तिरंगा लहराने नहीं देंगे, मिसाइल्स डालेंगे और ख़त्म करेंगे इंडिया को। तो उस पॉइंट पे पूरी फिल्म बनी। तो फिर मैंने राज साहब का कैरेक्टर मिलिट्री वाले रखे, नाना का पुलिस ऑफिसर रखा और ऐसे करके पूरी फिल्म बनाई और क्लाइमेक्स वही था, 15 अगस्त को हिंदुस्तान को ख़त्म करने वाला और मिसाइल्स। मेहुल जी, जागो आपने एक फिल्म बनाई थी चाइल्ड अब्यूज़ पे, जागो, वो मेरे ख्याल में आपकी लास्ट फिल्म रही, लेकिन वो फिल्म ज़्यादा चल नहीं पाई थी। इतना अच्छा विषय और उस समय बहुत ज़्यादा इस पे बातें होती थी। देखिए, मतलब आज भी हमारे देश में ये चल रहा है और इसके लिए कोई सख्त कानून आज भी नहीं आया। तो उस टाइम पे आपको मालूम हो तो शायद अपने लोकल ट्रेन में यह हादसा हुआ था, स्कूल से एक लड़की जा रही थी, उसके हाँ ऊपर हाँ, जी 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 जी। रेप किया था। तो वो मेरे दिमाग में आया इंसिडेंट, में बोला इसके ऊपर एक फिल्म बनाई जाए। तो मैंने वो जागो की स्क्रिप्ट के उस हिसाब से प्लानिंग किया और सोची, हंसिका मोटवानी चाइल्ड आर्टिस्ट थी, अभी हीरोइन बन गई है, उसने किया भी। तो वो फिल्म बनी, रवीना जी थी और मनोज बाजपेयी। तो उस फिल्म में देखिए करंट टॉपिक था, लेकिन उसमें क्या था कि मैंने रियलिटी ज़्यादा दिखाई थी, कमर्शियल पॉइंट्स इतने नहीं डाले थे ताकि ओरिजिनल जो बात है उसको मतलब हम लोग साइडवेज नहीं कर सके। और उसके बाद मतलब जजमेंट भी। अब सोचिए, मैं एक पार्टी में था, वहाँ पे कोई जज आए थे, तो मेरे को किसी ने पहचान करवाई उनके साथ। बोले, मेहुल जी ये हाई कोर्ट के जज है और ये मेहुल कुमार है। बोलते अरे जागो फिल्म, तिरंगा का, वो सब मेरी फिल्मों के नाम ले लिए उन्होंने। तो मैं बोला देखिए मतलब सर, बोले सर आपने जागो में क्या क्लाइमेक्स बताया और जज ने क्या जजमेंट दिया। बोलते कि लड़की को जिसने रेप किया है उनको फांसी की सज़ा होगी, मेरे नज़र के सामने पूरा सीन बोल दिया उन्होंने, और उसको सज़ा देगी लड़की की माँ। और ऐसा कानून बोले कब बनेगा ना सर, अभी मैं कानून कहाँ बना सकता हूँ। बोला हम तो जो हमारे दिमाग में आता है वो हम तो बताते हैं। मतलब जज ने ये बात कही कि ऐसा कानून बनना चाहिए। हाँ, बोले होना चाहिए। और बोलते ये तो मैं देख के हैरान हो गया कि मतलब फांसी के सामने, जज के सामने फांसी हो रही है और लड़की की माँ उसको फांसी की सज़ा सुना रही है और जज रिज़ाइन कर देते, पूरा उनको याद होता सीन। और वो बोलते मैं जाग गया, तुम भी जागो। बोलते क्या फिल्म बनी है बोलते। लेकिन आज भी वो चल ही रहा है ना, ऐसा कानून बन जाए तो रेप हो ही नहीं हमारे देश में। ममता कुलकर्णी को आपने ब्रेक दिया था। आजकल ममता कुलकर्णी काफ़ी सुर्खियों में है। क्या कहेंगे, किस तरह? भाई मैंने भी देखा सुना सब, मतलब न्यूज़ पे तो इतना हंगामा चल रहा है। अब उसके दिमाग में मतलब क्या आया और क्यों कर रही है तो वो तो
उसको ही पूछ सकते हैं, मैं तो कुछ बता नहीं सका। मैंने तो उस टाइम पे उसको ब्रेक दिया था जब वो स्ट्रगल काम कर रही थी। तिरंगा भी उसकी सुपरहिट फिल्म, क्रांतिवीर में भी उसको रिपीट किया था, दोनों फिल्में सुपरहिट थी। उसके बाद उसने काफ़ी फिल्में की, मतलब हाँ, बहुत अच्छे आर्टिस्टों के साथ की और सुपरहिट फिल्में की। लेकिन बाद में पता नहीं क्या चेंज आया उसमें, मेंटली चेंज हुई, फिर चली गई। पिछले 20-25 साल से तो मैंने कभी उसको, हाँ, फ़ोन वोन ये वो कुछ नहीं, यहाँ थी तो कभी ये बातें होती थी, बाकी तो कभी बात भी नहीं हुई। उस समय मेहुल जी उसकी इमेज कुछ होता ना, एक हॉट लड़की के इमेज में, हॉट हीरोइन के इसमें इमेज में वो थी और अच्छा कर रही थी। जब आपके साथ काम कर रही थी तो होता ना एक व्यवहार, एक नेचर, एक लड़की का शांत बबली, थोड़ा सा अगर नहीं, बताएं। सेट पे एकदम शांत। अभी जो पिक्चरों में वो दिखती है ना, वो आप अगर आपको पर्सनल मिलोगे ना तो आपको ये लगेगा कि ये वो ममता है ही नहीं। एकदम फैमिली, खाना बैठना, ये वो कोई उसके नाटक नहीं, कहीं भी उसको रखो, आउटडोर में भी कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं, कभी भी नहीं। हम लोग के साथ तो मतलब लाइक फैमिली मेम्बर की तरह, सबके साथ, बच्चों के साथ, मेरी वाइफ के साथ, पूरी घर पे भी आना जाना होता था। लेकिन ऐसा कभी भी कोई हैंगओवर नहीं था उसको, कभी भी नहीं। हाँ, और जब मैं उसको तिरंगा की ट्रॉफ़ी दिया पहली बार तो बोलती मेरी लाइफ की ये फर्स्ट ट्रॉफ़ी है सिल्वर जुबली फिल्म की। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, इतना वक्त देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू मेहुल जी। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।